हम सबसे पहला चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद सेकेंड टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में चर्चा करेंगे। थर्ड टॉपिक मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स और फोर्थ टॉपिक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी से। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी को समझने से पहले हम लोग ह्यूमन एक्टिविटी को समझते हैं कि ह्यूमन एक्टिविटी होता क्या है। तो सिंपली अगर हम लोग सिंपल वर्ड में बात करें तो अगर ह्यूमन इट मीन्स ह्यूमन बींग्स की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो ह्यूमन बींग्स कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा हमारे इकोनॉमी हमारे एनवायरमेंट में। तो जो भी अपना एक्टिविटी को परफॉर्म करता है तो या तो वो अपना अर्निंग मनी के पर्पज से करता होगा या तो वो अपना मेंटल सेटिस्फैक्शन को अचीव करने के लिए करेगा। तो जब वो कोई भी व्यक्ति या कोई भी पर्सन है ना पैसा अर्निंग करने के पर्पज से कोई भी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है तो उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और जब वो अपना मेंटल सेटिस्फैक्शन या सोशल वेलफेयर के पर्पज से करेगा तो उसको हम लोग नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या डिफिनेशन लिखा हुआ है ना। यहाँ पर हम लोग क्या चर्चा कर रहे हैं, तो एनी एक्टिविटी है ना, कोई भी किसी भी प्रकार का एक्टिविटी दैट अ ह्यूमन बीइंग्स परफॉर्म टू मीट हिज रिक्वायरमेंट। ठीक है, अपनी जो जरूरत को पूरा करने के लिए कोई भी एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग्स जो परफॉर्म करता है वही एक्टिविटी क्या कहलाता है, तो ह्यूमन एक्टिविटी कहलाता है, जैसा अभी आपको मैंने बताया। उसके बाद है ह्यूमन नीड्स कैन बी रिलेटेड। ह्यूमन नीड्स हमारा किस चीज से रिलेटेड हो सकता है, या तो अर्निंग मनी के पर्पज से हो सकता है या साथ ही साथ क्या हो सकता है, तो हमारे मेंटल सेटिस्फैक्शन से हो सकता है। तो इस तरह से हमने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स हमारे इन्वायरमेंट हमारी इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करेगा तो वो या तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहलाएगा या तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहलाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। इसमें हम एग्जाम्पल लेके इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं, है ना। जैसे मान के चलो कि अगर हम कहीं भी जॉब वगैरह कर रहे हैं या तो हम टीचिंग का जॉब कर रहे हैं स्कूल्स वगैरह में, या तो हम डॉक्टर हैं तो हम किसी अस्पताल में अगर वर्क कर रहे हैं तो वहां से हमको जो सैलरी या वेजेज या जो भी मिल रहा होगा तो वो क्या हमारे लिए एक अर्निंग का काम कर रहा है, तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। ठीक है। अब हम वैसा कोई काम कर रहे हैं कोई सोसाइटी में जाकर, है ना, हम मान लो कि सोशल वेलफेयर करने का काम कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वो मेंटल हम सेटिस्फैक्शन के लिए काम कर रहे हैं तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहलाएगा। इसको हम डिटेल्स में आगे हम चर्चा किए हैं, है ना। यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटी को हम दो भागों में बांट रहे हैं जैसा भी मैंने बताया, है ना। पहला को क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी और सेकंड वाले को क्या बोल रहे हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कह रहे हैं। अब हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखने जा रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एक्चुअली में होता क्या है। तो सिंपल भाषा में जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी एक्टिविटी ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया गया जो पैसा के जनरेशन के लिए या अर्निंग मनी के लिए हम लोग जो काम करते हैं वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी कहलाता है। बट थोड़ा सा इसको अगर स्टैंडर्ड वे में डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी इकोनॉमी में, है ना, या किसी भी इन्वायरमेंट हमारा जो है उसमें जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे स्कार्स जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन करके जो ह्यूमन बींग्स की अनलिमिटेड वांट्स को हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं वो एक्टिविटी हमारा क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। क्लियर। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं इस बात को कि हम किसको बोलेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो हम ये कह रहे हैं कि जो भी देखो सबसे पहली बात तो ये कि हमारी सोसाइटी में जितने भी प्रकार के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, ठीक है, वो किस तरह के हैं, तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ठीक है, लिमिटेड इट मीन्स कि अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज है फिर भी वो लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है, और जो हमारा वो मैनमेड रिसोर्सेज है वो भी हमारा लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल है। तो इन सब रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके हर ह्यूमन बींग्स की कोशिश क्या होती है कि अपने अनलिमिटेड वांट्स को, है ना, अपने अनलिमिटेड वांट्स को वो सेटिस्फाई करें। ठीक है। तो जब ये एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं मतलब हम अपने वांट्स अपने नीड्स को हम फुलफिल करने की कोशिश करते हैं नेचुरल ये रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन करके, तो वही एक्टिविटी क्या कहलाता है, तो वो एक्टिविटी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाता है। कोई दिक्कत। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है कि जहां पर हम एक वर्ड यूज किए सेटिस्फैक्शन की, है ना,
तो सेटिस्फैक्शन हमारा किसी भी चीज से, कोई भी चीज को हम कंज्यूम करते हैं उससे भी हमको सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए, दोनों जो डेफिनेशन अभी मैंने अलग अलग बताया, एक में पहला डेफिनेशन में मैंने क्या बताया कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो वहां से पैसा जनरेट होता है, ठीक है। और दूसरी बात हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो नेचुरल रिसोर्सेज या हो या मैनमेड रिसोर्सेज हो, उसका यूटिलाइजेशन करके जो ह्यूमन बींग्स के अनलिमिटेड वांट्स या नीड्स को जो हम फुलफिल करने की बात करते हैं, है ना, सेटिस्फाई करने की बात करते हैं, उसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। क्लियर है? ये दोनों डेफिनेशन बिल्कुल थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है। तो अगर दोनों को अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर तो ये कंजप्शन तो इसमें आ जाएगा, क्योंकि कंजप्शन करने से हमारा सेटिस्फैक्शन मिलता है। जैसे हम मान लो कपड़ा पहन रहे हैं तो उससे भी हम सेटिस्फाई होते हैं, अगर हम कोई भोजन कर रहे हैं उससे भी हम सेटिस्फाई होते हैं, है ना, हम कोई गाड़ी यूज कर रहे हैं उससे भी हम सेटिस्फाई होते हैं, तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर अर्निंग मनी की बात करें, ठीक है, कि हम जैसे भोजन कर रहे हैं तो उससे तो कोई अर्निंग मनी जनरेट होता नहीं है ना। तो इसलिए उस पहले डिफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर इसको हम एक्सेप्शन बोल सकते हैं कि कंजप्शन हमारा एक्सेप्शन में आएगा। लेकिन इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्शन जो मनी की बात कर रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा कंजप्शन करने से मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है। क्लियर है? इसीलिए हम यहाँ पर नोट करके आपको लिख दिए हैं कि ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी डू नॉट जनरेट इनकम। क्लियर है? जैसे यहाँ पर एक वेटर होटल रेस्टोरेंट में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो ये पैसे के लिए काम कर रहा है, तो ये क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक महिला हॉस्पिटल में वर्क कर रही है, तो ये भी क्या कहलाएगा, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। इसके आगे हम अगर चर्चा करें तो जो सेकंड हमारा पार्ट था इकोनॉमिक एक्टिविटी का, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखें क्या है। तो जैसा हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो हम सोशल वेलफेयर के पर्पज से करते हैं, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, वैसा एक्टिविटी जिससे हमारा पैसा जनरेट नहीं होता है वो एक्टिविटी को हम लोग क्या करते हैं, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं हम कि दो टाइप्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, वैसा कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी विच डू नॉट जनरेट इनकम, ठीक है, विच डू नॉट जनरेट इनकम इज नोन एज क्या, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वैसा कोई भी एक्टिविटी जो इनकम को जनरेट नहीं कर रहा है तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा, बशर्ते एग्जाम्पशन में आप रख सकते हो, सॉरी एक्सेप्शन में आप रख सकते हो कंजप्शन को। क्लियर है? उसके अलावा यहाँ पर देखिए, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको जो पहले भी बताएं कि जो डॉक्टर अगर चेकअप कर रहा है, ठीक है, तो जैसे यहाँ भी है ना, एक कैंप लगा, कैंप के मदद से यहाँ पर कुछ चीजें मतलब उनको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये भी क्या है, एक तरह का सोशल वेलफेयर का काम है, ठीक है, इससे भी कोई पैसा हमारा जनरेट नहीं हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पर एक भोज खिलाया जा रहा है प्रसाद के तौर पे, तो यहाँ भी समाज सेवा करने का काम हो रहा है, तो ये भी हमारा कहेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में लिखा है इफ डॉक्टर चेक ओन इल चाइल्ड, ठीक है, अगर कोई डॉक्टर जैसे या कोई टीचर अपने बच्चों को पढ़ा रहा है या कोई डॉक्टर अपने बच्चों को ट्रीटमेंट दे रहा है, तो वहां से भी उसका पैसा जनरेट नहीं होगा, तो वो भी क्या कहलाएगा, हमारा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगा। क्लियर है? क्योंकि वहां से इनकम जनरेट नहीं हो रहा है। चलिए ओके। तो इस तरह से हम लोग दो चीजों को समझ चुके हैं अभी तक, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। अब हम इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, तो हमारा इसमें इकोनॉमिक टाइप के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, है ना, कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। तो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसे जनरली तौर पर हम लोग बुक में देखेंगे तो वहां पर हम लोग को चार प्रकार का देखने को मिलता है, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पर हम एक्स्ट्रा एडप्ट किए हैं डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, ठीक है, क्योंकि कई जगह डिस्ट्रीब्यूशन का जिक्र नहीं किया गया रहता है। देखिए यहाँ पर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या दिखा रहे हैं हम आपको कि पहला हमारा आ गया प्रोडक्शन, दूसरा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा हमारा एक्सचेंज और चौथा कंजप्शन और पांचवा इन्वेस्टमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से आप देख सकते हैं, टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोडक्शन करने का काम हो रहा है ना, यहाँ व्हीकल्स के मदद से और शिप की मदद से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन करने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम हो रहा है। यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है, कोई भी कमोडिटी है ना, मनी के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर एक ब्रेड कंज्यूम किया जा रहा है और यहाँ पर सेविंग करके इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है, पिक्चर से दिखाया जा रहा है। तो अब एक एक करके हम लोग समझेंगे कि प्रोडक्शन
का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज क्या होता है ना, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट क्या है, इसको हम लोग डिटेल्स में यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन से कि प्रोडक्शन क्या है। तो देखो, प्रोडक्शन का मतलब सिंपली वे में होता है ना, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्या होता है? तो क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ एनी कमोडिटी इज नोन एज प्रोडक्शन, हम लोग कह सकते हैं। कहने का मतलब ये है, क्रिएशन, क्रिएशन मतलब उत्पन्न करना, क्रिएट करना, कुछ नयापन करना, है ना। किस चीज का? तो हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि यूटिलिटी का जब हम क्रिएशन करते हैं, ठीक है, मतलब कोई भी कमोडिटी ले लो, कोई भी गुड्स ले लो, उसमें अगर हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, कुछ नयापन ला रहे हैं, तो वो क्या हमारा कहलाएगा? वो हमारा प्रोडक्शन कहलाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्ले की मदद से यहाँ पर ईट बनाने का काम चल रहा है, ब्रिक्स बनाने का काम चल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रोडक्शन कहलाएगा। क्योंकि ये क्ले की मदद से हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ब्रिक्स बनाकर उसका बहुत जगह मल्टीपर्पज हम यूज कर सकते हैं, हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है ना। तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि हाँ, ये यहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर आप देख रहे हैं, वुड की मदद से फर्नीचर बनाई जा रही है, ठीक है। तो वुड का प्रयोग हम ज्यादा अपने नीड्स को फुलफिल करने में नहीं कर सकते हैं, लेकिन फर्नीचर के माध्यम से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फर्नीचर का यूज करके हम अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीड्स को या वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि ये क्या हो रहा है, तो प्रोडक्शन करने का काम हो रहा है। उसी तरह यहाँ पर वाटर है, तो वाटर को हम लोग क्या कर रहे हैं, पैकिंग करके, है ना, जो नीडी व्यक्ति है, पर्सन है, उसके तक हम पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। तो ये सीलिंग करने का जो काम हुआ वाटर बोतल में वाटर को, ये भी क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन कहलाएगा। अब एक सवाल है कि हम बार बार बात कर रहे हैं यूटिलिटी, है ना, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा यूटिलिटी का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो यूटिलिटी का मतलब यहाँ पर हमने लिखा है वांट सेटिस्फाइंग, है ना, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी में, मतलब कोई भी गुड्स हो, या तो वाटर हो, चाहे वो क्ले हो, चाहे वो वुड हो, ठीक है, या उससे जो हम प्रोडक्ट बना दिए, ठीक है, जैसे फर्नीचर बन गया, ब्रिक्स बन गया, या हमारा वाटर बोतल में वाटर भरा हुआ फिलिंग बोतल है, तो इससे हमको हमारा जो नीड्स, हमारा जो वांट्स है, अगर वो सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, उस कमोडिटी में हमारे नीड्स को अगर फुलफिल करने की कैपेसिटी है, क्षमता है ना, तो हम कह सकते हैं कि वो कमोडिटी हमारे लिए यूटिलिटी रखता है। क्लियर है? हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, इस बातों को एकदम ध्यान से समझेंगे कि कोई भी कमोडिटी, जैसे वाटर है, पानी, है ना, तो अगर मुझे प्यास लगा है, तो मेरे लिए पानी यूटिलिटी रखेगा। लेकिन अगर मुझे प्यास नहीं लगा है, तो मेरे लिए पानी यूटिलिटी नहीं रखेगा। क्लियर? तो यही चीज को हमको देखना होता है इकोनॉमी में, कि हम जिस चीज का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्या वास्तव में वो किसी व्यक्ति के नीड्स को फुलफिल करता है या नहीं करेगा, ठीक है। तब तो बोलेंगे कि हाँ, इसकी यूटिलिटी में इंक्रीजमेंट हुआ। अगर मान लेते हैं कि मेरे उसके कुछ इंक्रीजमेंट करने के बाद भी वो उसी सिचुएशन में है, ठीक है, उससे किसी का नीड्स फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उसको ये कहना कि मतलब इसका हमने क्रिएशन किया इसमें, तो वहां पर उतना उचित नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम सिंपली ये कहेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए, अगर इस बात से अगर हम प्रैक्टिकली इसको कनेक्ट करें, तो हम लोग को ये बात समझनी चाहिए कि अगर मुझे, है ना, वैसी कमोडिटी को मैन्युफैक्चर करना चाहिए या क्रिएशन करना चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति का नीड्स को फुलफिल कर दे, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोडक्शन कहलाएगा। चलिए, यहाँ पर यूटिलिटी को समझने के बाद, ऐसे यूटिलिटी को हम आगे नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा है ना, उस चैप्टर में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर किसी को डाउट हो तो आप वो बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही डिटेल्स में उसको डील कर देंगे, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी ऑफ एनी गुड्स इज नोन एज प्रोडक्शन। दूसरे शब्दों में अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, कि प्रोडक्शन क्या होता है, तो कह सकते हैं इट इज दैट एक्टिविटी, है ना, विच इज एसोसिएट, ठीक है, क्या कर रहे हैं, विच इज एसोसिएट विद एडिंग यूटिलिटी और वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कहने का मतलब है कि किसी भी कमोडिटी में, ठीक है, अगर या कोई भी गुड्स में
हम ऐसा कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जिससे वैल्यू एडिशन करने का काम चल रहा है, ठीक है। वैल्यू एडिशन मतलब उसकी जो जरूरत है लोगों की, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ हम इंक्रीजमेंट कर दिए, ठीक है, जिससे वो ज्यादा लोगों की नीड्स को फुलफिल कर सकता है, ठीक है। जैसे वुड था, जैसे मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, तो वुड से मैंने फर्नीचर बनाया, तो इसमें कुछ ना कुछ मैंने वैल्यू का एडिशन किया, ठीक है। पहले वुड से हम लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते थे उसका यूटिलाइजेशन, लेकिन अब क्या है कि हम लोग फर्नीचर का डिफरेंट टाइप्स का, डिफरेंट अपनी जो नीड्स है उसको जगह पे हम उसका यूज करके अपने वांट्स को फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर है? ये वैल्यू एडिशन करने का काम जो भी जहां भी होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा सिंपल शब्द में प्रोडक्शन कहलाएगा, ठीक है। अब है कि इसमें जो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर दिख रहा है क्या, कि जब भी हम प्रोडक्शन करने जाते हैं, ठीक है, तो कई फैक्टर्स काम करते हैं इसके पीछे, ठीक है। सिंपली प्रोडक्शन है ना, जैसे यहाँ पर आपको एक दिख रहा है कि लेबर काम कर रहा है, यहाँ पर एक प्लेस है, ठीक है, इस प्लेस जहाँ पर वो वर्क कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, लैंड हो गया, लेबर हो गया, है ना। कुछ लोग इसमें पूंजी लगा रखे होंगे, ठीक है, इसके मशीन बनाने में, ठीक है, या और भी बहुत सारा चीज होता है जैसे रेंट पे करने में, इस तरह का चीज में। तो वहां पर जो पूंजी लगा है, ठीक है, वो क्या कहलाया, कैपिटल कहलाया। एक ऑर्गेनाइजेशन होगा जहाँ पर कई लोग आते होंगे, वर्क करते होंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, एंटरप्रेन्योर। क्लियर है? ठीक है, तो मुख्य चार तरह से हम लोग देख सकते हैं। पहला लैंड, लैंड जो होते हैं उनको उनको रेवेन्यू के तौर पे वहां पर हम लोग क्या पे करते हैं, तो वहां पर हम रेंट पे करते हैं। लेबर लोग को हम लोग क्या देते हैं, है ना, तो या तो सैलरी देते हैं जो लोग होते हैं मेंटल वर्क के लिए, और जो फिजिकल वर्क के लिए होते हैं उनको हम लोग क्या देते हैं, तो हम लोग उनको वेजेज पे करते हैं। जहाँ कैपिटल होता है उसके रिवार्ड्स में क्या रहता है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाता है, ठीक है। और जो इंटरप्रेन्योर या ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्क करते हैं उनके लिए क्या होता है, वो रिस्क कवर करते हैं, तो उनको एज ए प्रॉफिट रिवार्ड्स के तौर पे जाता है। रिवार्ड्स इन कहना यहाँ पर उचित होगा, लेकिन इन सब के लिए यहाँ पर क्या कहेंगे, रेवेन्यू के तौर पे कह सकते हैं। चलिए, ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। अब है डिस्ट्रीब्यूशन की बात। तो प्रोडक्शन जब कोई भी सामान का हो गया, है ना, तो सिर्फ सारा कंजप्शन तो वहीं पर नहीं हो जाएगा। मतलब उत्पादन करता सप्लायर्स के पास से प्रोडक्शन होने के बाद हम लोग को उसको क्या करना होगा, कंज्यूमर तक पहुंचाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। क्लियर है? हम सिंपल शब्द में आपको बता रहे हैं कि अगर हम लोग जहां प्रोडक्शन किए वहां से कंज्यूमर तक के पहुंचाने की प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे। क्लियर? इसी चीज को देखिए यहाँ पर लिखे हैं हम कि द प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग गुड्स एंड सर्विसेज, है ना, टू कंज्यूमर, ठीक है, थ्रू चैनल, किसी न किसी माध्यम से ही हम वहां तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो जिस माध्यम से पहुंचा रहे हैं, जैसे हम व्हीकल्स के माध्यम से पहुंचा रहे हैं, अलग अलग चीजों का यूज करके, तो ये पहुंचाने की जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। इसके साथ एक दो शब्द को और भी हम जोड़ देना चाहेंगे, ठीक है, कि अगर हम सिर्फ पहुंचा देने से कंज्यूमर तक सामान नहीं पहुंचता है, अचानक जैसे प्रोडक्शन सेंटर से निकलकर डायरेक्ट कंज्यूमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचते हैं, है ना। बीच में एक जगह से, जैसे मान लो कि दिल्ली में प्रोडक्शन हो रहा है, तो दिल्ली से अगर वो प्रोडक्ट को बिहार आना है ना, तो दिल्ली से वो बिहार के मेन गोदाम में आएगा, वेयर हाउसेज में आएगा, ठीक है। वेयर हाउसेज में स्टॉक करेगा, वहां से फिर वो, है ना, वहां के रिटेलर तक पहुंचेगा, रिटेलर से फिर वो, सॉरी, होलसेलर तक पहले पहुंचेगा, होलसेलर से फिर वो रिटेलर तक सारे गुड्स पहुंचेंगे। क्लियर है? इस तरह से करके डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिस्ट्रीब्यूट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक प्रोसेस में एक बार वहां से फैक्ट्री या कारखाना से निकला और कंज्यूमर तक पहुंच गए, है ना, ऐसा डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही नहीं होता है, ना के बराबर ही होता है। एक आध हो जाए वो अलग बात है, लेकिन 99% चांस में नहीं होते हैं। वहां पर दो तीन लोगों के माध्यम से, है ना, अलग अलग तरीके से हम उसको क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास होता है। अब चलिए, इसके बाद हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन समझ गए होंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम लोग बात करें तो हमारा है इसके बाद एक्सचेंज। ठीक है, एक्सचेंज के लिए अभी जैसा यहाँ पे भी पिक्चर में देख रहे हैं, है ना, कि एक्सचेंज में, एक्सचेंज का मतलब होता है कि एक सामान को दूसरे के सामान से बदलना, वो हमारा एक सिंपल भाषा में एक्सचेंज कहलाता है। तो ये डिपेंड करता है ना,
कि किस टाइम में, किस सिचुएशन में, किस चीज को हम लोग आपस में लेन देन कर रहे हैं, वो क्या कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने एक सिंपली वर्ड में यूज किया है कि स्कार्स रिसोर्सेज को अनदर स्कार्स रिसोर्सेज के साथ हम लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, उसी को हम लोग क्या, मतलब लेन देन जो प्रक्रिया करते हैं वही क्या कहलाता है, एक्सचेंज कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज और, वेन पीपल एंगेज इन पेड वर्क, सपोज मान लो कि तुम कहीं पर काम कर रहे हो, ठीक है, या हम कहीं पर काम कर रहे हैं, तो हमको वहां पर पेमेंट मिलता है, तो एज ए पेड वर्क काम कर रहे हैं, तो वो पेड वर्क जो हमको मिल रहा होगा, तो हम कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ तो दे रहे होंगे, उसके बाद में मुझे वो पेड करेगा, है ना। तो वहां पर क्या हम दे रहे होंगे, तो हम अपना इसका इसका टाइम दे रहे होंगे, अपना एफर्ट्स दे रहे होंगे, अपना स्किल्स दे रहे होंगे, है ना, जो मेरे पास नॉलेज है, जो मेरे पास है ना स्किल्स है, उस चीज को हम सामने वाले को प्रोवाइड कर रहे होंगे। उसके एवज में मुझे जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, तो हमारा सैलरी पेमेंट जो भी मिलेगी, है ना, जिस तरह से वो पेमेंट करेंगे वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, हमारे लिए एज ए वो इनकम कहलाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब उसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ मान लो परचेज करेंगे। ठीक है, जब हम लोग कुछ ना कुछ परचेज करेंगे तो वहां पर क्या होगा, हमारा जो इनकम जनरेट हुआ, अब उस इनकम को हम सामने वाले व्यक्ति को देंगे, और वहां से जो मुझे पसंद आएगा वो सामान को हम परचेज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ फिर से एक्सचेंज होगा, है ना। जब हम कोई सामान को परचेज करने जाएंगे, जैसे मान लो हम फर्नीचर परचेज करने गए, तो अपना इनकम का एक हिस्सा हम उस व्यक्ति को देंगे, और उससे हम अपना फर्नीचर क्या होगा, ले लेंगे। तो ये जो फिर लेन देन की प्रक्रिया हुई ये भी एक्सचेंज कहलाएगा। क्लियर है। इस तरह का एक्टिविटी चलते रहता है, ये सारे एक्टिविटी क्या कहलाते हैं, हमारी इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाते हैं। क्लियर है। देखिए क्या कह रहा है, दे एक्सचेंज दियर स्कार्स इनकम फॉर स्कार्स गुड्स एंड सर्विसेज। कहीं ना कहीं हम, है ना, अगर डॉक्टर के पास जाके हम अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होंगे वो सर्विसेज में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग आपस में एक्सचेंज करते रहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ड्राइवन बाय द नीड टू एक्सचेंज। ठीक है, जब भी एक्सचेंज की बात आती है तो वहां पर कहीं ना कहीं हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनकी कुछ नीड्स होती है, उसकी फुलफिलमेंट की बात होती है ना, तो उसी से हमारा एक्सचेंज प्रक्रिया डिराइव हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पर एक चीज और, एक्सचेंज को हम लोग थोड़ा सा अदर शब्द में भी देखना अगर चाहें तो यहाँ पर ये कह सकते हैं। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। ठीक है, ये क्या रेफर करता है, तो होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्या कर रहा है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। जैसे मान लो कि एक मोबाइल शॉप के पास सारे जो मोबाइल बेच रहे होंगे उनका अभी अधिकार उनका है। ठीक है, लेकिन जब हम उसको पैसा देते होंगे तो वो अपना उस मोबाइल पे का ओनरशिप उसके पास से किसके पास आ गया, हमारे पास आ गया। तो एक तरह का कहीं ना कहीं ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप तो हुआ, है ना। उसका हक जो है वो उससे हटकर किसके पास आ गया, मेरे पास आ गया। तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पर एक्सचेंज कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर किस चीज का कर रहा, तो आप बोलता है टेंजिबल आइटम्स। टेंजिबल आइटम्स क्या होते हैं ये तो आप लोग को पता होगा, है ना, अगर नहीं पता तो हम बता दें। टेंजिबल और नॉन टेंजिबल आइटम होते हैं। टेंजिबल आइटम वैसे आइटम को बोलते हैं जिसके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, जिसको हम लोग सी एंड टच कर सकते हैं, छू और देख सकते हैं। वैसे सारे आइटम हमारा टेंजिबल आइटम कहलाएगा। जैसे आपके सराउंडिंग ह्यूमन बींग्स को छोड़कर जो भी चीज एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे टेंजिबल आइटम्स हैं। क्लियर है। जो भी आप अपने सराउंडिंग चेक कर लीजिए, कुछ भी जो भी आपको दिख रहा है एवरीथिंग वो टेंजिबल आइटम्स है। अगर आप उसको छू सकते हो, अगर आप उसको देख सकते हो, अगर उसके पास फिजिकल एग्जिस्टेंस है ना, वो एक जगह फिजिकल एग्जिस्टेंस साइंस में आप लोग पढ़े होंगे बचपन में, है ना, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, उसको बोल सकते हैं कि वो फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता है। ठीक है, तो हर जो भी आपको दिखेगा वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ थोड़ा ही हो, है ना, जिसको आप छू सकते हो। जैसे आपके हाथ में मान लीजिए पेन है, तो पेन एक टैंजिबल एसेट्स है। ठीक है, आपके पास कॉपी किताब है, वो एक टैंजिबल एसेट्स है। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल एक टैंजिबल एसेट्स है। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत। चलिए, फ्रॉम वन पर्सन or entity to another in exchange of something of equal or perceived value। ठीक है, जैसे उसका कुछ मूल्य होता है ना, उस मूल्य पे हम लोग क्या करते हैं, आपस में लेन देन करते हैं। अब यहाँ मूल्य की जो बात आई, ठीक है, ध्यान देंगे, ये जो वैल्यू की जो बात आई है इस पे हम लोग अभी डिटेल्स में फिर से चर्चा करेंगे कि कैसे डिटरमाइन करेंगे कि ये वैल्यू क्या होगा, कितने में एक्सचेंज करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास मोबाइल है, आपने परचेज किया होगा,
तो उस मोबाइल को कितने में आप उसको दियो पैसा, ये कैसे तय होगा? इसके बारे में एक तो तय होना चाहिए ना, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि 10,000 का सामान 2 रुपए आप दे दोगे तो एक्सचेंज कहला जाएगा, है ना? वो लेन देन चलेगी, वो बड़े भैया तो नहीं होगा वहां पर कंप्लीट। ठीक है, इस बात को हमको समझना होगा कि वो वैल्यू क्या होता है ना? किस तरह से हम लोग डिटरमाइन करेंगे वैल्यू का। ठीक है, आगे देखिए, दिस कैन ऑक्योर इन वेरियस वे। ठीक है, सच थ्रू बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है, बार्टरिंग एंड और ट्रेडिंग। ठीक है, इसका अलग अलग हमारे पास माध्यम होता है जिसके माध्यम से हम ये तय कर सकते हैं कि हमारा एक्सचेंज का वैल्यू क्या होगा। इसके अलावा जो एक चीज और है यहाँ पर, है ना, वो क्या कह रहा है, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज फंडामेंटल एस्पेक्ट। ये तो फंडामेंटल बेसिक चीज है। ठीक है ना? किस चीज का? इकोनॉमिक एक्टिविटी का। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रहा है तो वहां पर तो पक्का है कि एक्सचेंज होगा, है ना? ऐसा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि अगर वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी परफॉर्म हो और वहां पर एक्सचेंज ना हो। क्लियर? और जैसे ही ये जो लेन देन चला, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स का एक तरह का ये बेस है। ठीक है, क्या है? आधार है। क्या? एक्सचेंज। क्लियर है? इसके बाद हम लोग जब भी बात किए कि वैल्यूएशन कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक्सचेंज का वैल्यू क्या होगा, कितने में हम लोग एक्सचेंज करने वाले हैं, इसमें दो बातें आती हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा फैक्टर प्राइसिंग और दूसरा आता है हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो जो फैक्टर प्राइसिंग होता है ना, तो फैक्टर प्राइसिंग किसको बोलेंगे, प्रोडक्ट प्राइसिंग किसको बोलेंगे, इस बात को क्लियर कर लीजिए। तो प्रोडक्ट प्राइस, पहले फैक्टर प्राइसिंग देखते हैं। फैक्टर प्राइसिंग में जो उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होने में लगने वाला फैक्टर्स है, जैसा अभी मैंने जस्ट आपको दिखाया था, है ना, कि लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योर है ना? एंटरप्रेन्योर को मैंने क्या सिखाया था आपको, इसके एवज में क्या मिलता है, एज अ प्रॉफिट मिलता है। क्लियर? तो ये सब फैक्टर का यूटिलाइजेशन करके ही आपको कुछ कमोडिटी जो आप परचेज कर रहे हो वो प्रोडक्शन करने वाले ने यूज किया होगा। क्लियर? हाँ, मैंने क्या कहा कि यहाँ पर लैंड का, लेबर का, रेंट का, कैपिटल का, है ना, इन सब का प्रयोग करके ही कोई भी प्रोडक्शन करने वाला ने प्रोडक्शन किया होगा, तो उसका कीमत तो उसे चाहिए, है ना? उससे कम में तो वो देगा नहीं। जैसे मान के चलिए कि आप कहीं पर मोबाइल आपने परचेज किया, सपोज मान लेते हैं, तो मोबाइल परचेज करने वाला जो प्रोडक्शन कर रहा होगा उसका क्या लगा होगा, तो कहीं ना कहीं कारखाना, फैक्ट्री अपना रखा होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, वहां पर उसका रेंट, बड़ा सा बिल्डिंग जगह होगा, वो उसका रेंट लगता होगा, उसका चार्ज वो जोड़ेगा। वहां पर कई वर्कर्स काम कर रहे होंगे, उसका चार्ज उसमें जोड़ेगा, है ना? उसके बाद क्या करेगा, ठीक है, उसमें जो पूंजी लगा रखे होंगे वो अपना अपने अपने इंटरेस्ट दिखेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे, या लोन ले रखा होगा तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अपना भी एक उतना जो रिस्क कवर कर रहा है, प्रोडक्ट बिकेगा नहीं बिकेगा, है ना, जो मेहनत बेचारा कर रहा है, तो उसके वजह में वो क्या चाहिए, उसे प्रॉफिट। और इन सबको मिलाकर एक कॉस्ट तैयार किया होगा। तो इस कॉस्ट को वो क्या चाहेगा कि अपने प्रोडक्ट को परचेज करे, है ना, मतलब सामने वाले को वो सप्लाई उस प्रोडक्ट पे, उस कॉस्ट पे वो करे। चलो, तो पहला तय तो हम इस तरह से कर लिए। लेकिन सवाल ये है कि ये भी सिर्फ इतना पे ही डिपेंड नहीं करता है सारी, है ना, कि हमेशा क्या, सवाल ये है कि जो हमारा कॉस्टिंग आता है प्रॉफिट जोड़ने के बाद, क्या हम सारे प्रोडक्ट उसी पे सेल कर देते हैं, तो नहीं। हम, फिर आती है वहां पर बात प्रोडक्ट प्राइसिंग, है ना? प्रोडक्ट प्राइसिंग कहने का मतलब होता है कि मार्केट सिचुएशन क्या है। ठीक है, क्या हम कर रहे हैं, मार्केट सिचुएशन क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि उस प्रोडक्ट का प्राइसिंग क्या होगा। ठीक है, अलग अलग मार्केट सिचुएशन में प्राइस एक ही प्रोडक्ट का, है ना, अलग अलग बदल जाते हैं। ठीक है, सपोज मान लीजिए, पहले तो ये समझिए कि मार्केट का सिचुएशन, इसको चैप्टर अलग है लेकिन थोड़ा सा शॉर्टकट में हम आपको बताते हैं कि मार्केट का सिचुएशन कई प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, है ना, मोनोपोली मार्केट, ठीक है, ऑलिगोपोली मार्केट, मोनोपोली के बाद होता है डिओपोली मार्केट, है ना, डिओपोली मार्केट। ठीक है, इस तरह से डिओपोली मार्केट। उसके बाद क्या हमारा है, तो
ठीक है, डिओपॉली मार्केट। डिओपॉली मार्केट के बाद हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि मोनोपोलिस्टिक मार्केट, इस तरह का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में हम लोग देख लिए। क्लियर? चलिए, तो इन सब मार्केट की मदद से हम लोग ये तय करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट किस मार्केट में बिकने जा रहा है, तो वहां पर उसका प्राइसेस क्या होगा। जैसे अगर मोनोपॉली मार्केट में वो प्रोडक्ट अगर बिक रहा है, तो मोनोपॉली मार्केट में उसका क्या रेट होगा। ठीक है, अगर वो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में बिक रहा है तो उसका रेट अलग हो जाएगा। ये मार्केट पे हम जब जाएंगे तब डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सिर्फ इतना समझ लीजिए अभी कि सिचुएशन बाय सिचुएशन ये वैरी करता है, और इन दोनों की मदद से हम लोग तय करते हैं कि प्राइसेस क्या होगा। अब इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है कंजप्शन। कंजप्शन का मतलब क्या समझेंगे? ठीक है, तो कंजप्शन का मतलब होता है सिंपली कि कोई भी जब कमोडिटी या सर्विस को आप जब कंज्यूम करते हो अपने, मतलब अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, है ना, अपने वांट्स को फुलफिल करने के लिए, तो वही क्या कहलाता है? कंजप्शन कहलाता है। क्लियर है? इट मीन्स, या इसको दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि किसी भी कमोडिटी में, है ना, उसकी यूटिलिटी को कम कर देना ही क्या कहलाएगा? कंजप्शन कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे डिटेल्स हम देखते हैं पहले। कंजप्शन रेफर्स टू, है ना, द यूज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय द हाउस होल्ड या इंडिविजुअल्स, है ना, कोई भी परिवार या कोई भी व्यक्ति, इंडिविजुअल्स, है ना, किसी भी कमोडिटी को अगर यूज करता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? वो कंजप्शन कहलाता है। या हम ये कह सकते हैं कि डिडक्शन ऑफ यूटिलिटी, अगर किसी भी कमोडिटी का यूटिलिटी ही कम कर दे, जैसे हमने बताया था आपको, याद कीजिए कि किसी भी कमोडिटी में यूटिलिटी को इंक्रीज करना क्या कहलाता है? प्रोडक्शन कहलाता है। तो जस्ट इसका विपरीत, है ना, या जस्ट इसका रिवर्स क्या होगा कि यूटिलिटी को कम कर देना ही क्या कहलाएगा? हमारा कंजप्शन कहलाएगा। अब यूटिलिटी कम कैसे करते हैं? तो उस कमोडिटी को हम लोग यूज करते हैं किस पर्पज से? अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने वांट्स को, ह्यूमन बींग्स के वांट्स को फुलफिल करने के लिए, ताकि हम, है ना, हमारे वेरियस वांट्स सेटिस्फाई हो सके। क्लियर है? वही क्या कहलाएगा? हमारा कंजप्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक दिख रहा है, एक बच्ची एक एप्पल खा रही है ना, यहाँ पर एक बच्ची एक बर्गर खा रही है, यहाँ पर एक पर्सन स्कूटी चला रही है, ठीक है, यहाँ पर एक पर्सन कार ड्राइव, कार यूज कर रहा है, यहाँ पर एक वाटर यूज कर रही है महिला। तो इस तरह से हम देख रहे हैं डिफरेंट कंज्यूमर्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट कमोडिटी को कंज्यूम कर रहे हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसको क्या कहेंगे? कंजप्शन कहेंगे। हम लोग को एक्चुअली होता क्या है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि उस टॉपिक में सारे वर्ड्स कम से कम क्लियर रहे, है ना। अगर वर्ड्स से हम क्लियर हैं, हर वर्ड को समझे हुए अच्छे से, तो हम अपने सोसाइटी में, अपने अपने इन्वायरमेंट में हम आसानी से उन वर्ड को ढूंढ सकते हैं, जिससे हमारी चीजें और भी कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। क्लियर? इसीलिए हम यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल डालने की कोशिश किए हैं, वो जो डेली यूज में आप लोग देखते हैं उस तरह का हम एग्जाम्पल डालने की कोशिश किए हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब, है ना, ये भी एक टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का हमारा लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या समझते हैं इन्वेस्टमेंट का? कहीं भी अगर पैसा हम लगा रहे हैं जिससे इन फ्यूचर मुझे रिटर्निंग आता हो, तो वो पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट कहलाता है, सिंपल टर्म में अगर समझना चाहें तो। अब यहाँ पर हम लोग डिफाइन क्या कर रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या है? तो एक प्रकार का वो वैल्यू है जो हम लोग फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स पे लगाते हैं, या स्टॉक पर भी हम लोग लगाते हैं। ठीक है, जो हमको क्या करेगा? तो वो प्रोड्यूस करेगा इनकम को, क्या करेगा? इनकम को वो प्रोड्यूस करेगा इन द इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम में। मतलब कहने का मतलब ये है कि ड्यूरिंग अ पीरियड इन, अगर हम कहीं भी पैसा अगर लगा रखे हैं, तो वहां से इन फ्यूचर डेट पे हमको कुछ ना कुछ रिटर्निंग आना चालू होता है, एज ए प्रॉफिट के तौर पे, एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के तौर पे, डिफरेंट टाइप से वो मुझे रिटर्निंग दे सकता है। ठीक है, वो एज ए रेंट के तौर पे दे सकता है। इस तरह से हमारे पास आएगा। जैसे हमने बिल्डिंग में पैसा मान लीजिए लगाया, तो वहां से हमको क्या आएगा? एज ए रेंट आएगा। अगर हम कहीं पर कैपिटल लगा रहे हैं, तो वहां से मुझे क्या आएगा? एज ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। अगर मान लेते हैं हमने किसी को एज ए लोन पे पैसा दे दिया, तो वहां से मुझे क्या आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं मशीन वगैरह है जिससे हम प्रोडक्शन करेंगे, उस पे हम पैसा लगा रखे हैं,
तो वहां से जो हम प्रोडक्शन करेंगे उसमें एज मुझे रिटर्निंग में प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सब एज मुझे रिटर्निंग में मिलता है। तो वो जो पैसा हमने लगाया है ना, जो मैंने शुरुआत में क्या बोला कि जो एक तरह का वो वैल्यू है जिसको हम अगर कहीं पर लगा रहे हैं, फ्यूचर डेट में जो मुझे रिटर्निंग आ रहा है ना, तो उस पैसे पैसे लगाने वाले पैसे को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं। क्लियर है। अब इन्वेस्टमेंट रेफर्स, है ना, अगर दूसरे शब्दों में देखें तो क्या कर सकते हैं कि ये क्रिएट करता है हमारे कैपिटल गुड्स को। किसको क्रिएट करेगा, तो कैपिटल गुड्स को ये क्रिएट करेगा। क्लियर। चलिए, दो तरह का ऐसे हम बता दें कैपिटल गुड्स यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो पहला एक होता है कैपिटल गुड्स और दूसरा होता है कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स कहने का मतलब जो भी हम लोग, जैसे हो गया कपड़ा हो गया, फूड्स हो गया, ऐसा की जो भी चीज होता है कंज्यूमर गुड्स होते हैं। और कैपिटल गुड्स होते हैं जिससे हम किसी न किसी चीज को प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो हमारा कैपिटल गुड्स के अंतर्गत आता है। क्लियर। बाकी वो सब टॉपिक हम लोग आगे के चैप्टर्स में और देखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, है ना, इज एन इंजेक्शन इनटू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले तो समझना, छोटा सा समझते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कोई भी इंडिविजुअल जो होगा, है ना, जो इंडिविजुअल होगा वो क्या करेगा, अपना इफोर्ट्स अपना स्किल प्रोड्यूसर को दिया होगा, ठीक है। तो ये जैसे ही प्रोड्यूसर क्या करेगा, तो उस एफर्ट्स और स्किल्स के एवज में वहां पर उसको सामने वाले इंडिविजुअल्स को इनकम जनरेट होगा, ठीक है। अब जब सामने वाले प्रोड्यूसर ये इंडिविजुअल्स को इनकम जनरेट हुआ, तो वो इनकम इकोनॉमी में जाके क्या करेगा, तो एक्सपेंस नीचे करेगा, मतलब खर्च करेगा, है ना। और जैसे ही वो पैसा को खर्च होगा तो फिर से वो पैसा रोटेट होके क्या होता है, प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाता है। ठीक है। क्लियर है। अब इस चीज को समझिए कि ये पैसा, एक मान लेते हैं कि इकोनॉमी में 5 लाख रुपया डाला हुआ है, तो वो आपस में इसी तरह से बार बार वो सर्कुलेट करते रहेगा। क्लियर। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमी में और भी पैसा को हम लगाएं, है ना, इन्वेस्ट करें पैसा को, तो वही इन्वेस्टमेंट यहाँ पर क्या कहलाता है, तो इंजेक्शन कहलाता है। इकोनॉमिकल टर्म में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर हम पैसा वो लगाते हैं और एक्स्ट्रा पैसा लगाते हैं, है ना, तो वही जो पैसा एक्स्ट्रा लगा वो इन्वेस्टमेंट कहलाया। और उसको इकोनॉमिकल टर्म में हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी में हमने पैसा को इंजेक्शन लगाया। क्लियर है। उसी तरह से अगर पैसा हम निकालते हैं, इकोनॉमी से पैसा बाहर चला जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग लीकेज कहते हैं। तो ये दो शब्द हैं, इंजेक्शन और लीकेज। चलिए इसके आगे का हम टॉपिक देखते हैं। बाकी हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमारा एक चैप्टर ही है, आगे एमए में बोलकर वहां पर हम लोग मोर डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग, जैसे हम बोले थे स्टार्टिंग में, है ना, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में, बाद हम लोग मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में देखें कि मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो आइए देखते हैं। तो मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स कहने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले तो ये हम बता दें कि ये एक सोशल साइंस का ही पार्ट है ना। इसमें हम लोग स्टडी करते हैं, किस चीज का स्टडी करते हैं, जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के अंदर हम किस चीज का स्टडी करेंगे, इसके अंदर स्टडी करते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल्स, बिजनेस या सोसाइटी, है ना, किस तरह से अपने स्कार्स रिसोर्सेज को, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, है ना, ह्यूमन वांट्स या ह्यूमन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है। जो ह्यूमन वांट्स, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स है ना, उसको फुलफिल करने के लिए इसको एलोकेट या इसको यूज करते हैं, ताकि ह्यूमन वांट्स, हमारा मतलब रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, ठीक है, जिससे हमारा ह्यूमन वांट्स नीड्स जो है वो सेटिस्फाई हो सके। क्लियर। और जब इसके बारे में हम स्टडी करेंगे तो वही कहाँ क्या कहलाएगा, इकोनॉमिक्स कहलाता है। क्लियर है। बाकी अभी हम जस्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, ठीक है, उसमें ये पूरा डिटेल्स में हम लोग चर्चा किए हैं, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा किए हैं, ठीक है, जो हमारे इकोनॉमिक्स लोग डिफाइन किए हैं इकोनॉमिक्स को उस पर। लेकिन अभी छोटा सा मीनिंग के तौर पे हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। इसके आगे फिर जो हमारा है इकोनॉमिक्स का, है ना, टाइप्स में हमने दो भागों में बांटा है इकोनॉमिक्स को, ठीक है। जैसे रैग्नार्ड हमारे जो इकोनॉमिक्स हुए थे, ठीक है, उन्होंने इकोनॉमिक्स को दो ब्रांच में बांटा था, ठीक है। तो दो ब्रांच में इसमें हमारा जो आता है उसमें एक आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। पहला क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसको शॉर्टकट में ऐसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, एमआई और एमई के नाम से भी जानते हैं।
अब इसमें क्या है कि सबसे पहले तो ये जो इसको दो ब्रांच में डिवाइड करने वाले कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन में आपका, है ना, कि इकोनॉमिक्स का क्या नाम था, तो उनका नाम रैगनर फ्रेश था, जिन्होंने इकोनॉमिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड किया। पहला माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेकेंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो और माइक्रो का किस तरह से ऑरिजिन हुआ या इसको कहाँ से लिया गया है, उसके पहले हम ये जानते हैं कि इकोनॉमिक्स वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ना। तो इकोनॉमिक्स हम लोग जो है टर्म वो ग्रीक भाषा का एक वर्ड है, उसको ग्रीक भाषा में हम लोग ओकिनोमिया कहते हैं। ठीक है, ओकिनोमिया का ऐसे मतलब होता है हाउस होल्ड। क्लियर? स्पेलिंग पे ध्यान देंगे ओकिनोमिया का। इसके बाद है कि इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो, ठीक है, उसके बारे में उसकी ऑरिजिन कहाँ से हुई है। उसकी ऑरिजिन भी आपका ग्रीक भाषा से ही हुआ है। और ग्रीक भाषा में जैसे माइक्रो की अगर बात करें, है ना, तो माइक्रो को ग्रीक भाषा में देखेंगे माइक्रो लिखते हैं, MIKROS। ध्यान देंगे स्पेलिंग पे, है ना, क्या लिखते हैं, MIK, ठीक है, उसमें C होता है, इसमें K होता है, MIKROS, माइक्रोज। माइक्रोज का मतलब होता है इंडिविजुअल और स्मॉल। क्या होता है, इंडिविजुअल और स्मॉल। जब भी हम लोग इकोनॉमिक्स में, है ना, इंडिविजुअल और स्मॉल लेवल पे स्टडी करते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग माइक्रो लेवल पे स्टडी कर रहे हैं। क्लियर? इसके बाद इसमें क्या बता रहा है, इट स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटी ओनली ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। इसमें जैसे हमारा चैप्टर बहुत सारे आएंगे, डिमांड आएंगे, है ना, इंडिविजुअल डिमांड के बारे में स्टडी करेंगे, सप्लाई के बारे में भी स्टडी करेंगे, है ना, बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इस तरह से हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इसी तरह सिमिलरली माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी ऑरिजिन जो है वो हमारा ग्रीक भाषा से ही लिया गया है। और उसमें हम लोग माइक्रोज को भी माइक्रोज को MACROS जो यहाँ पर देख रहे हैं माइक्रो लिखा हुआ, उसको हम लोग क्या लिखते हैं, तो MAKROS मैक्रोज। इसका मतलब होता है ह्यूज और लार्ज। ठीक है, या ये कह सकते हैं एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इट स्टडी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एट एंटायर इकोनॉमिक लेवल। जब इंटायर इकोनॉमिक लेवल, इट मीन एग्रीगेट लेवल पे जब स्टडी करेंगे, है ना, इसमें क्या क्या आएगा, तो इसमें हम लोग नेशनल इनकम, है ना, कंट्री लेवल पे स्टडी करते हैं, सेविंग की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, टोटल एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे, है ना, टोटल प्रोडक्शन, है ना, कितना हो रहा है, डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, है ना, जनरल प्राइस लेवल, इन सब की हम टोटल चर्चा यहाँ पर किया करेंगे। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा टोटल टॉपिक कंप्लीट कर ली। तो अगले क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं कि किस तरह से लोग इकोनॉमिक्स लोग डिफाइन किए हैं। तो यहाँ तक वीडियो एंड करते हैं।